हेलो, वेलकम टू योर टीचर मंत्रा। तो आज हम अपने मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर हैं, जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और रिलेटेड ग्राफ्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक से इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी हमारे टॉपिक थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होता है, तो इसमें वेव नेचर क्यों नहीं होता है लाइट का आपका, वाई ऑलवेज अ पार्टिकल रीजन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के नेचर के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल और किस तरीके से बिहेव करती है एज अ वेव की तरह। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आज हम अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है पीवाईक्यू, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने समझा था कि आपका क्या होता है कि लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है। लाइट रे इंसिडेंट होती है, मेटेलिक प्लेट पर इंसिडेंट होती है। इस लाइट की एक पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं एच। अब क्या होता है, इस एनर्जी का हम यूज दो तरीके से करते हैं। एक तो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उसकी मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए। जैसे कि अगर ये एक आपका एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, मेटेलिक सरफेस है, तो इस मेटेलिक सरफेस पर जब आपकी लाइट इंसिडेंट करेगी, तो जो बेटा आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये इनसे इंसिडेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो अपना बॉन्ड है बेटा न्यूक्लियस के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या होता है, बॉन्ड क्रिएट क्या होता है। लार्ज सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर भाग जाता है पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसी के लिए आइंस्टीन ने एक अपनी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, जिसको उन्होंने बोला था एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम दो तीन तरीके से और भी लिखते हैं। यहाँ पर बेटा आपका जो फाई नॉट है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक के लिए आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका बेटा वर्क फंक्शन होता है फाई, इसको हम लिखते हैं एच म्यू नॉट से लिखते हैं, या फिर हम एच सी अपॉन लेमडा नॉट से लिखते हैं। यहाँ पर बेटा आपका जो एच है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड होती है। ठीक है। अब ये एनर्जी होती है प्लांक्स की, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ई इज इक्वल टू हम एच म्यू से डिफाइन करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिनको हम आगे अपने क्वेश्चंस में डील करने वाले हैं। अब आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी यही क्या कहलाता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 से इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल से होता है। ये एनर्जी का कन्वर्जन होता है कि 1 जूल एनर्जी जो है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है, वो इतने जूल के एनर्जी के बराबर होती है। अब जैसे कि क्या हुआ कि हमारी एनर्जी जो हमारा फोटॉन्स है, वो इस पे इंसिडेंट करे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्टेड हुए। इजेक्टेड होने के बाद में क्या होता है कि एनर्जी का यूज हम दो तरीके से करते हैं। एक तो वर्क फंक्शन एनर्जी, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी हम कहाँ पर दे देते हैं, पार्टिकल्स को उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपका यहाँ से इजेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्टेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो आपका इधर की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। और बेटा आपके वायर में जो करंट फ्लो होता है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, आई। अब ये जो करंट होता है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं, हमको क्या बोलते हैं, हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस करंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब क्या होता है कि अगर हमको ये करंट नहीं चाहिए, तो अगर ये करंट नहीं चाहिए तो इस करंट को रोकने के लिए हमें एक अपोजिट पोटेंशियल क्रिएट करना होता है। लेट सपोज, जैसे कि ये प्लेट है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हुए, और अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है कि ये दूसरी तरफ प्लेट पर ना जाए, तो हमें क्या करना होता है, अपोजिट पोटेंशियल देना होता है। अपोजिट पोटेंशियल क्या होता है कि हम इस साइड का जो टर्मिनल है, इसको नेगेटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन आपका ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल तक रीच नहीं कर पाता। तो इनको रोकने के लिए हमें जितने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक अभी आपका सब कुछ क्लियर रहा हो। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे।
अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले हमने क्या बोला था, एक हमारा एक टॉपिक था। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिलो टू विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी पॉसिबल, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट which can eject the photoelectron from the metal surface is called as threshold frequency। जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप किस तरीके से समझ सकते हो कि आपका कोई एक मेटल है। अब ये मेटल जो है और आपका मेटल जो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपकी जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी फोटॉन्स की एनर्जी एच म्यू, इस एनर्जी को बेटा एच ऑफ म्यू एनर्जी को ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तभी यहाँ पर ये पॉसिबल है कि ये आपका जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मतलब हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स है बेटा, जो आपके निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा हमारा करंट पॉसिबल होगा। तो अगर आप ग्राफ नंबर 1 देखो, वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस द पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी बट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी कि फॉर दिस केस आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन म्यू नॉट है। सभी केसेस में फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट पॉसिबल है, फोटो इलेक्ट्रिक आपका इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंटेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ करंट आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज when the intensity of the light will be increase। ओके, सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में क्या है? वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक। हमेशा याद रखना सिंगल फोटोन अमिट सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा। अब सेकंड केस में क्या है कि आपका जो बेटा इंटेंसिटी है ये तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन मैं एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, तो एनर्जी अगर मैं बढ़ाता हूँ, आपको पता है एच म्यू इज इक्वल टू होता है आपका बेटा फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये टर्म्स तो आपकी होती है, क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप म्यू को इंक्रीज करते हो, मतलब एनर्जी को इंक्रीज करते हो, इंसिडेंट एनर्जी को, तो आपका बेटा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ में बेटा आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आपके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितनी ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक आपका इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी आपने माना कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या हुआ कि आपका जो वर्क फंक्शन है हमने इसको फिक्स कर दिया 1, तो इस केस में आपका जो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकल के आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो, एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने क्या करा, एच म्यू को मैंने बढ़ा दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस केस में बेटा फाई नॉट आपका हो जाएगा 1 ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितना हो जाएगा? 4 माइनस के 1, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर आपका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। तो आप देखो नेगेटिव में आपका पोटेंशियल बढ़ा है, कब बढ़ा? जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी 3 ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2 एंड फ्रीक्वेंसी 1। आपने क्या करा, यहाँ पर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, यहाँ पर क्या है, आई जो है आपका कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने आपको बताया किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट से आप इसको डिफाइन करते हो। अब ये फॉर्मूला आपका किस तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि आपका होता है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम ईवी नॉट से डिफाइन करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा, ये होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। यहाँ पर बेटा मी नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एंड लैम्डा नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ से ई बी नॉट आपको मिलेगा बेटा एच सी आप कॉमन ले लोगे 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आपको फ्रीक्वेंसी लिखना होता है तो ई वी नॉट इज इक्वल टू होता है एच म्यू माइनस म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर आप पोटेंशियल का ग्राफ देखो, तो अगर आपने जीरो पोटेंशियल भी दिया हुआ है, अगर आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया हुआ, तब भी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो आपके मेटल सरफेस से निकले हैं वो यहाँ से जाके बेटा कैथोड से एनोड की तरफ मतलब एनोड से कैथोड की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है तो ये बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आ जाएंगे। इनको स्टॉप करने के लिए जैसे कि अगर आप ग्राफ का इनिशियल पॉइंट देखो, तो अगर ये पोटेंशियल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपके जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शुरू हो जाता है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना ही पड़ता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस, सेकेंड केस में आपसे बोला गया है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो पोटेंशियल, यानी कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी कभी भी एनर्जी ऑफ द फोटोन को चेंज नहीं करती है। एनर्जी ऑफ, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी का मतलब है, जैसे कि अगर मेरे पास E इज इक्वल टू एक फोटोन्स की एनर्जी है एच म्यू एनर्जी, अगर मेरे पास टोटल फोटोन्स की एनर्जी निकालनी है तो वो हो जाएगा एन एच म्यू। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर मैं बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करूंगा, तो इसकी वजह से बेटा नंबर ऑफ आपके फोटो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे, आपका करंट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करें जैसे कि आप अगर लो फ्रीक्वेंसी, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी डज नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है बेटा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन है म्यू नॉट से, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है म्यू नॉट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होता है। जैसे कि आप अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक अगर करंट चाहिए आपको, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद चाहिए। अगर आप देखते हो यहाँ पर अगर आप म्यू लेस देन म्यू नॉट है, नो फोटो इलेक्ट्रिक, नो फोटॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, नो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आप अपना जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप क्रॉस कर जाते हो, यहाँ पर आपका म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाता है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो जाता है और आपका करंट जो है बेटा कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी पे। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। अगर हम टाइम के साथ ग्राफ को देखें, तो टाइम के साथ ग्राफ जो होता है करंट का, काफी जल्दी आपको पता है कि जैसे ही आपके जो फोटॉन्स है वो इंसिडेंट करते हैं आपके मेटल सरफेस पे, तुरंत के तुरंत ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और आपका करंट जो है एवोपरेटली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में 10 टू द पावर माइनस सेकंड के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है वो निकल चुके होंगे। इनिशियली क्या होगा ना कि फोटॉन्स आएंगे, इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 10 सेकंड तक तो जीरो से आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन इसके बाद में जितने फोटॉन्स आएंगे उतने ही तो आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम, तो ये कांस्टेंट करंट आपको यहाँ पर शो होगा। ओके, जैसे कि अगर आप ज्यादा लाइट इंसिडेंट करोगे तो ज्यादा करंट, कम लाइट इंसिडेंट करोगे तो कम करंट। बस कंडीशन क्या है कि जो आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ओके, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की और करंट की, तो अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका जो करंट है बेटा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा, आई इज ऑल्सो इंक्रीज। काफी ज्यादा यहाँ तक के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एवरी ईयर यहाँ से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 2 मिलीवॉट लेजर ऑपरेट
at a wavelength of 500 nanometer, the number of photon that will be emitted per second। आपको बताना है कि पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड होने वाले हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि आपके पास में एक ये सरफेस है, यहाँ पर सरफेस पर आपकी एनर्जी इंसिडेंट होने वाली है। कितनी एनर्जी है आपके पास में? टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके पास में 2 मिली वॉट। आपसे बोला जा रहा है कि ये जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ कितनी है? 500 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटन दैट विल बी एमिटेड पर सेकेंड आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है। जैसे कि 2 मिलीवॉट है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा 2 मिलीवॉट, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ये आपका एनर्जी होता है, यानी कि हर सेकंड आपकी इतनी एनर्जी आपकी इंसिडेंट हो रही है किसी भी मेटेलिक सरफेस पर। जैसे कि हमने बताया कि जो एनर्जी होती है ये फोटॉन्स की फॉर्म में आती है और एक फोटॉन्स की एनर्जी होती है एच म्यू। तो अगर हमको यहाँ पर पता करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो इसके लिए हमको लिए क्या करना होगा? यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच म्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और नंबर ऑफ फोटॉन्स H यहाँ पर हो जाएगा C बाई लैम्डा, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन करो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में, तो आपको क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। ओके, तो यहाँ से आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³ लैम्डा टाइम्स बाई एच सी। अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। 2 × 10⁻³ the value of lambda is 500 nanometer, that means 500 into 10⁻⁻⁹। ओके, हमेशा याद रखना कि जो टर्म्स हैं उनको आपको स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में लिखना है। एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज आपको गिवन है 6.6 into 10⁻⁻34 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 3 into 10⁸। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है नंबर ऑफ फोटॉन्स n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 into 10⁻15। दैट मीन्स हर एक सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके आने वाले हैं? 5 into 10⁻⁻15। तो काफी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस ये है कि इनको तरीका समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, the threshold wavelength of the light is a 380 nanometer. If the wavelength of the incident light is a 260 nanometer, the maximum kinetic energy, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम आपके पास एक वेवलेंथ होती है जिससे ऊपर की वेवलेंथ अगर आप इंसिडेंट कराते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पॉसिबल नहीं होती। मैक्सिमम क्या होती है बेटा? वेवलेंथ होती है। हमेशा याद रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर आपके पास बोला गया है कि आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ है ये, यानी कि थ्रेशोल्ड आपके पास वेवलेंथ दी हुई है। कितनी दी गई? 380 नैनोमीटर। ओके, आपसे बोला गया है कि आपके पास इंसिडेंट लाइट हो रही है कितने वेवलेंथ के? 260 नैनोमीटर के। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये होता है आपका एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी एच सी का आपका कॉमन हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ओके, तो आपसे बोला क्या है? एच की वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे दिया गया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी अगर आपको निकालनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1237 लैम्डा इन नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर आपसे अगर मैं बात करता हूँ प्लांक्स कांस्टेंट की, तो प्लांक्स कांस्टेंट आपका आता है इन टर्म्स ऑफ जूल आता है। तो ये होता है आपका बेटा 6.6 से इंटू 10⁻⁻�37 होता है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ होती है, डिवाइडेड बाई अगर मैं बात करूं, ये आपकी जितनी एनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ जूल आएगी। जैसे कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन भी आप देख लो, एनर्जी कंजर्वेशन आप किस तरीके से करते हो। आपसे बोला जाता है 1 EV इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के होता है। तो यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू, अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है तो 1 जूल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ EV। तो ये जो मेरी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मेरे को जूल मिलेगी।
जैसे कि यहाँ पे मैं 1 बाई लेमडा की वैल्यू रखूंगा 3, लेमडा की वैल्यू आपके 260 माइनस 1/380। नैनोमीटर है तो नैनोमीटर मैंने कॉमन ले लिया, तो 10⁻⁻⁹। अब यहाँ से मेरे को जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल आएगा। अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए देखो मेरे को क्या करना होगा, इस पूरी एनर्जी को मेरे को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1.6 से। तो ये हो जाएगा बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻37 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹। तो बेटा अगर आप ये पूरी की पूरी टर्म को सॉल्व करते हो ना, ये पूरी टर्म सॉल्व करते हो, तो ये आपको आंसर दिया हुआ है, ये पूरी टर्म सॉल्व करके आपको आंसर आता है 1237। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो अब बस आपका जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका 1237, यानी कि मैंने पूरी टर्म को सॉल्व कर दिया। साथ ही साथ में बेटा आपको ये टर्म सॉल्व करनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 380 माइनस 260 डिवाइडेड बाई आपका होगा 380 डॉट मल्टीप्लाई बाई 260। तो ये सब कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 1.5 ईबी हो जाएगा। आई होप कि ये अभी आपको समझ में आया। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ईबी इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल का। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे कि हम आपसे बोलते हैं ना 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻³ टाइम्स ऑफ केजी के। जो छोटी यूनिट होती है, जो छोटी यूनिट होती है उसमें क्या कहते हैं हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है, और जो बड़ी टर्म्स होती है उसमें मल्टीप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पे आपसे लिखूंगा 1 kg बराबर क्या होता है 1 अपॉन मतलब 1000 ग्राम के होता है, ठीक है। तो छोटी टर्म्स में हमेशा मल्टीप्लाई होगा और बड़ी टर्म्स में हमेशा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपकी बेटा जो छोटी टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो 10⁻⁻⁹ है, नेगेटिव है, ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, इतना मेरे को लगता है कि इतना अच्छे से समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ बीम ऑफ अ 10.6 इलेक्ट्रॉन फोटोन 10.6 eV photons of intensity 2 watt per meter square falls on a platinum surface of area this, यानी कि आपके पास में एक प्लेटिनियम की सरफेस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर आपका क्या है ना कि लाइट इंसिडेंट होने वाली है, ठीक है। और लाइट जो इंसिडेंट होने वाली है वो कुछ इस तरीके से है कि उसके पास इतना ये है पर यूनिट मीटर स्क्वायर में इंसिडेंट होने के लिए। और यहाँ पर आपका एरिया कितना है बेटा, एरिया है आपके पास 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल इंटेंसिटी की बात करूंगा तो टोटल इंटेंसिटी में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। ओके, सो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो इंटेंसिटी है कितनी है 2 है, एंड सरफेस एरिया कितना है 1 × 10⁻⁻⁴। तो आपके पास जो एनर्जी आएगी 2 × 10⁻⁻⁴ वॉट आ जाएगी। ओके, यानी कि आपका जो प्लेटिनियम सरफेस है उस पर इतनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर सेकेंड। ओके, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, वर्क फंक्शन यानी कि आपको फाई नॉट गिवन है। फाई नॉट आपको कितना गिवन है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद आपसे क्या बोला गया 0.53% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इजेक्टेड फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ओनली 0.53%, यानी कि टोटल जितने भी फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उनका 0.53% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इजेक्टेड द फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि हर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड हो रहे हैं x इंटू 10⁻11। देन आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले आपके पास टोटल एनर्जी है जो इंसिडेंट हो रही है, तो टोटल एनर्जी अगर ये है इस तो यहां से हम नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करते हैं, स्टेप 1 नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पर बात ये थी जानने की कि जो बीम है आपकी एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोटॉन्स की एनर्जी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन आपका 5.6 है। तो यहाँ पर आपका यानी कि आपका जो एच म्यू है ग्रेटर देन है आपके
फाई नॉट से, तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पॉसिबल है। कभी कभार क्या होता है ना कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आप अगर डाटा को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 10 की जगह पे 1 होता, 1.6 होता और वर्क फंक्शन आपको 5.6 दे देता, तो क्वेश्चन हमको सॉल्व भी नहीं करना होता, तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आपका इंसिडेंट एनर्जी आपका मतलब वर्क फंक्शन से कम हो जाता, तो आपका क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स पता करने, नंबर ऑफ फोटॉन्स का हमें कितना निकालना हुआ, 0.53% निकालना है। तो स्टेप 1 में हमारे पास एनर्जी है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल पर सेकेंड। अब हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन एच म्यू, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एक फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है आपके पास, 10.6 eV। तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो आपको जो एनर्जी गिवन है एच म्यू गिवन है आपको 10.6 eV, तो आपके पास ऑप्शन है इसको कन्वर्ट करने का जूल में। तो जूल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू 10.6, तो ये जूल में कन्वर्ट होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ये काफी छोटा नंबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू ये हो जाएगा 10.6, ठीक है, क्योंकि ऊपर जूल है तो नीचे भी जूल होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक एन की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ से आपको एन की जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग इतने के आसपास होगी। अब ये इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स तो आपके इंसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स का खाली कितने परसेंट आपका बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन को, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर रहा है, ओनली 0.53%। तो 0.53% ऑफ एन कितना हो जाएगा, 0.53 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये हो जाएगा 0.1179 इंटू 10⁻15। तो 10⁻7 इंटू 15, इसका फिर से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.53 से तो आपको मिलेगा आंसर ये 0.0625 इंटू 10⁻30। अब आपका आंसर आ रहा है 10⁻11, तो आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट पीछे जाओगे तो 6.25 इंटू 10⁻11, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.25। तो यानी काफी क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरीके से इनको आपको करना है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। द ग्राफ बिटवीन 1 by lambda and the stopping potential B of a three metal having a work function phi1 phi2 and phi3, वर्क फंक्शन तीनों का अलग है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है तीन डिफरेंट मेटल हैं और मेटल्स का आपको वर्क फंक्शन मतलब दिया हुआ है, मेटल 1, मेटल 2 एंड मेटल 3, ठीक है। साथ ही साथ में आपको ये बोला गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, अगर मैं बात करूं, अगर आप इनको ड्रॉ करते हो नीचे की तरफ, 1 by लैम्डा का मतलब क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपका अगर ध्यान से आप ध्यान दो तो अगर आपको याद हो, जैसे कि हमने हमने अपना ग्राफ बनाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो ग्राफ क्या था, इस तरीके से था कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो उनके पास में पर्टिकुलर एक काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियली। अगर आपने कोई भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाया है तो जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले उनके पास फर्दर कुछ ना कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियली। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होती रहती है। आपके पास तीन मेटल हैं। अब देखो तीनों मेटल के अगर आप वर्क फंक्शन को और ध्यान से देखो तो अगर आप इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हो, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। तो अगर आप इन तीनों को पीछे की तरफ इंक्रीज करते हो तो ये कुछ आपका इस तरीके से वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो अगर आप रेशियो देखते हो वर्क फंक्शन का तो यहाँ पर एक आपकी वैल्यू आएगी, एक यहाँ पर आएगी, एक सेकंड यहाँ पर आएगी। तो ये वैल्यू जो है आपकी रेशियो वाइज, अगर ये 0.01 है, 0.02 एंड 0.034, यानी कि वर्क फंक्शन का जो रेशियो है आपका क्या रहेगा, वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, लास्ट वाले मेटल नंबर 3 का होगा, ठीक है। फिर मेटल नंबर 2 का, फिर मेटल नंबर 1 का। तो इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो ए से आपका आंसर आ जाएगा 1:2:3, 1:2:4 हो जाएगा। साथ ही साथ में आपका जो और ऑप्शन है, टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस सी अपॉन लेमडा। हाँ, तो यहाँ पे आपको टेन थीटा बराबर ये क्या होता है आपका, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें
हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक ई वी नॉट का आपका फॉर्मूला आता है एच सी अपॉन 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो जैसे कि आपकी इक्वेशन होती है वी नॉट, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा एच सी अपॉन ई 1/λ माइनस ई वी नॉट अपॉन एच सी अपॉन ई लेमडा नॉट। जैसे आपकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर m क्या होता है बेटा, आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर y का मतलब क्या है, v नॉट से है, x का मतलब क्या है, 1/λ से है। तो यहाँ पर बेटा एच सी अपॉन ई आपका क्या है बेटा, स्लोप है। एच सी अपॉन ई यहाँ पर क्या आपका स्लोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपका गलत मतलब वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी ऑप्शन है द वॉयलेट कलर लाइट कैन बी इजेक्टेड फोटोन फ्रॉम द मेटल 2 एंड 3। तो अब इसके बारे में बता पाना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है कि वॉयलेट कलर अगर आपको बताना है तो वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है नियरली आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 800 वेवलेंथ आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो जो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो नियरली आपका जो होता है वेवलेंथ जो होती है वॉयलेट कलर की नियरली आपका 400 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अगर देखना है कि आपका जो वॉयलेट कलर ऑफ द लाइट कैन बी इजेक्टेड द फोटोन इलेक्ट्रॉन, तो जो आपका सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आया है, अगर मैं बात करूं वी नॉट की वैल्यू जो आई है आपकी माइनस के 0.4 एंड 0.04 आई है। तो जो काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये हो जाएगा आपका 0.002 ईवी, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये अगर एनर्जी है, अगर आप इस एनर्जी को एच सी अपॉन लेमडा से अगर फाइंड आउट करते हो लेमडा नॉट से, तो यहाँ से आपको लेमडा नॉट मिल जाएगा। अगर ये लेमडा नॉट अगर आपका ग्रेटर देन 400 आता है तो ये वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है। सोडियम emitted as shown in the figure, the work function of the sodium for the metal data plotted in the given function। आपको बताना है कि वर्क फंक्शन कितना होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करता हूं तो जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ को फर्दरली क्या करता हूँ, ये 2 है, अगर यहाँ पर आपको देखो ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है मी नॉट, कितनी दी गई है, 4 इंटू 10⁻14। तो ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिससे ऊपर आपका ये क्या कहते हैं आपका काम होने वाला है सारा कुछ। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो पार्टिकल्स है इसके पास एनर्जी, अगर हमें क्या पता करना, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। आपको अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो आप इजीली यहाँ पर वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। एच की वैल्यू होती है आपकी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 4 इंटू 10⁻14 एंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, अगर आपको एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी है तो यहाँ पर डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आएगा। तो आप ध्यान से देखो तो ये 19 है, ये 14 है, तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो नियरली ये 34 के आसपास आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा 0.4 टाइम्स एंड ये 33 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻, आपका कितना हो जाएगा माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 0.4। तो आप इसको लिख सकते हो 0.66 डिवाइडेड बाई 0.4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नियरली आएगा 1.65 समथिंग समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो वर्क फंक्शन है वो इतने के आसपास आएगा। तो आपने इन सभी क्वेश्चनों में देखा कि सभी क्वेश्चनों में सेम कंसेप्ट बस एक ही फॉर्मूले बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हो। अगर नहीं समझ आया हो तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा जो लेक्चर है। ओके, थैंक यू। ओके, सब्सक्राइब करिएगा। ओके।